न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया के लिए सबसे खतरनाक मुल्क अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एक बयान से पूरी दुनिया में नई चर्चा शुरू हो गई है। पाकिस्तान के आतंकी स्थान बनने को लेकर चर्चा भी क्यों ना हो, आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी वारदात हो, उसका कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान से ही जुड़ता है। दुनिया में एक डर भी है पाकिस्तान को लेकर, डर कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार गलत हाथों में न पहुंच जाए। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। लेकिन अफसोस पाकिस्तान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, इसीलिए अपनी वजूद से पूरी दुनिया को हलकान किए हुए है। भाई अब जो न्यूक्लियर वेपन है हमने वो सजदे के लिए तो बनाया नहीं हुआ। रशिया और चीन के साथ दोस्ती बढ़ रही है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए जो अमेरिका का सदर है उसने ये कहा है। I am surprised by the remarks of President Biden. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान पर पाकिस्तान में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया और कहा कि पाकिस्तान के पास बिना किसी निगरानी के परमाणु हथियार हैं। जाहिर है बाइडेन के इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने F-16 फाइटर जेट से जुड़ा एक पैकेज पाकिस्तान को दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है तो उसे ये पैकेज क्यों दिया गया। अमेरिका को सोचना चाहिए कि ये वही पाकिस्तान है जिसने अमेरिका के लिए काफ़ी खतरनाक स्थिति पैदा की थी। 2001 में 9/11 के आतंकवादी हमलों की जो योजना बनाई गई थी, जो साजिश बनाई गई थी, वह पाकिस्तान की धरती से ही बनी थी। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के रुख में आए परिवर्तन की अपनी वजह है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान पर बाइडेन के बयान ने पूरी दुनिया को अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव जिम मैटिस के बयान की याद दिलवा दी है। जिम मैटिस ने 2019 में पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताया था। लेकिन एक और जहां बाइडेन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है, वहीं मैटिस पाकिस्तान की रेडिकल सोसाइटी को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता चुके हैं। हिंदू मुस्लिम नफरत की बुनियाद पर बना पाकिस्तान आज अमन चैन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। बंटवारे में दो देशों के बीच ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी नफरत के खंजर से एक ऐसी लकीर खींच दी जिससे आज भी लहू रिस रहा है। तभी वहां से अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की आ रही खबरें थमने का नाम नहीं लेती। ये खबरें दुनिया भर में सुर्खियां बनती है, लेकिन इससे वहां की व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायिका कार्यपालिका की छोड़िए, पाकिस्तान की न्यायपालिका भी अल्पसंख्यकों के मामले में आश्चर्यजनक तरीके से पक्षपात करती है। अदालतें भी अमूमन धर्मांतरण करने वाले काजियों और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की से निकाह कराने वाले पुरुषों का ही पक्ष लेती हैं। कुल मिलाकर मोटे तौर पर मान लिया गया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जानो माल और तरक्की की कोई राह नहीं बची। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हीन और असहाय महसूस करने के लिए मजबूर है। रेडिकल सोसाइटी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बनाती है। क्या हैं वो वजहें, बताएंगे। बस बने रहिए न्यूज 18 के साथ। जिन परमाणु हथियारों से पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देता है, अपनी शेखी बघारता है, उन परमाणु हथियारों के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई। 1948, 1965 और 1971 की लड़ाई में भारत के हाथों मिली शर्मनाक हार ने पाकिस्तान को इतना तो बता दिया था
कि आर पार की लड़ाई में हिंदुस्तान से जीत नामुमकिन है, तभी 1971 युद्ध में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश और तेज कर दी। 1972 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने भाषण में कहा था कि हम भले ही घास या पत्ती खा लेंगे लेकिन परमाणु हथियार बनाकर रहेंगे। इसके बाद जब भारत ने साल 1974 में परमाणु बम का परीक्षण किया तो पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया। वो परमाणु बम हासिल करने के लिए उतावला हो गया। 1971 में पाकिस्तान की हार जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान को बुरी तरह परेशान कर गई। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को काफी शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह कसम खाई थी कि वह पाकिस्तान को परमाणु बम दिलाकर रहेंगे। 17 सितंबर 1947 को अब्दुल कादिर खान ने नीदरलैंड से प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को एक खत लिखकर परमाणु बम बनाने का ऑफर दिया, जिसे भुट्टो ने तुरंत लपक लिया। फिर एक दिन अचानक अब्दुल कादिर खान तकनीक चुराकर पाकिस्तान आ गए, लेकिन पाकिस्तान का काम केवल चुराई हुई डिजाइन से नहीं चल सकता था। उस वक्त खान ने पश्चिम में अपने संपर्क का इस्तेमाल करते हुए तकनीक और मटेरियल खरीद लिया। दुनिया को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए खान ने अलग अलग देशों की कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। यूरोपीय देशों की मदद से ही पाकिस्तान ने अपने यहाँ परमाणु कार्यक्रम का विकास किया। यूरोपीय संस्थानों से परमाणु तकनीक की चोरी की, यूरोपीय कंपनियों से परमाणु उपकरण हासिल किए और अपने यहाँ परमाणु बम बनाने का बड़ा विशाल ढांचा खड़ा कर लिया। अब्दुल कादिर खान का जन्म वर्ष 1936 में भारत के भोपाल में हुआ था और वो 1952 में पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान को परमाणु बम देने वाले अब्दुल कादिर खुलकर ये बात कहते थे कि उन्हें हिंदुस्तान से नफरत है और भारत से उनकी इसी नफरत ने पाकिस्तान को उसका पहला न्यूक्लियर बम दिलवा दिया। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। इसके ठीक 17 दिनों के बाद यानी 28 मई 1998 को जवाब में पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया और इसका श्रेय अब्दुल कादिर खान को ही दिया गया, क्योंकि प्रतिबंधों के बावजूद अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान का पहला परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गए थे। इसके लिए वो बिजनेस के बहाने से दुनिया के अलग अलग देशों में जाते थे और न्यूक्लियर बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स की खरीदारी करते थे। कहा जाए कि अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर पर्दा डालने की कोशिश की, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को नज़रअंदाज किया और उसे आगे बढ़ने दिया, तो अमेरिका भी काफ़ी हद तक दोषी कह सकते हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ने से अमेरिका नाकाम रहा। डॉक्टर कादिर खान ने पाकिस्तान को तो परमाणु संपन्न बनाया, लेकिन साथ ही उन्होंने परमाणु बम बनाने की तकनीक को उत्तर कोरिया, ईरान, इराक और लीबिया जैसे देशों को बेच दिया। साल 2004 में उन्होंने परमाणु तकनीक की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी की बात स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी थी। यही कारण है कि डॉक्टर खान को पाकिस्तान की सरकार ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जानकार बताते हैं कि खान की गिरफ्तारी के पीछे भी अमेरिका का रोल था। पाकिस्तान के परमाणु हथियार पाकिस्तान की कमाई का जरिया रहे हैं। अब्दुल कादिर खान की पत्नी ने कुछ साल पहले जर्मनी के एक अखबार को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति पाकिस्तान की सरकार के निर्देश पर ही दुनिया के अलग अलग देशों को न्यूक्लियर तकनीक बेच रहे थे, यानी परमाणु बम की स्मगलिंग के मामले में सब मिले हुए थे। पाकिस्तान ने पैसे लेकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सीरिया, ईरान, इराक, लीबिया से लेकर उत्तर कोरिया को बेचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान के पास 5वीं सबसे बड़ी मिलिट्री है, लेकिन ये मिलिट्री ही उस देश को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बनाती है। कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के लिए पाकिस्तान इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि वहां लोकतंत्र की जड़ें नहीं जम पाई। वहां 75 साल में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। जो लोग पाकिस्तान और उसकी सियासत को जानते हैं उन्हें पता है
कि वहां सेना की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पाकिस्तान में सेना सिर्फ देश की सरहदों की हिफाजत ही नहीं करती, बल्कि उसके बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं जो सीमेंट से लेकर खाद, साबुन और कॉर्नफ्लेक्स तक सब कुछ बनाते हैं। और तो और पाकिस्तानी सेना फिल्में और सीरियल भी बनाती है। पाकिस्तान की सीनेट के मुताबिक सेना देश में 50 से ज्यादा कंपनियां चलाती है, 7.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करती है। कहा जाता है कि पाक सेना में ब्रिगेडियर और जनरल के हाथ में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। ये अधिकारी आतंकियों को वेपन बेचकर देश छोड़कर भाग सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो आला सैनिक अधिकारी हैं वो जिहादी मानसिकता के हैं। वो आतंकवादी ताकतों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जब यह इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि आतंकवादी तंजीमें जब पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होंगी तो पाकिस्तान की जो सेना के आला अधिकारी हैं उनकी मदद उन्हें मिल सकती है, सैन्य सामान से उन्हें हर तरह की सहायता मिल सकती है। बात पाकिस्तान की सेना तक ही महदूद नहीं है। वहां की खुफिया एजेंसी ISI आतंक की एजेंसी के तौर पर ज्यादा जानी जाती है। 2011 में जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन मारा गया था, तब ISI की दोहरी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। अमेरिकी एजेंसियों ने कहा था कि ISI को लादेन के पाकिस्तान में होने की पूरी जानकारी थी। जून 2010 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने तालिबान के फील्ड कमांडर्स के हवाले से कहा था कि ISI के एजेंट तालिबान की सुप्रीम काउंसिल मीटिंग में शामिल होते थे। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा जैसे आतंकवादी गुटों को भी ISI ने ही बनाया था। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम को भी पाकिस्तान में ISI के सरपरस्ती हासिल रही है। दाऊद न सिर्फ हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है, उसका वजूद कई देशों के लिए भी खतरनाक है। तभी तो अमेरिका ने 2003 में दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इसके बावजूद परवेज मुशर्रफ की नजर में पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की बहुत इज्जत है। पिछले इसी सप्ताह जो इंटरपोल की बैठक हुई थी उसमें भी पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने दाऊद पर चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अभी भी पाकिस्तान में है। 2019 में अमेरिका यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कबूल किया था कि उनके देश में 30 से 40 हजार आतंकी हैं। इमरान ने माना था कि पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा कि आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया है, तो इसलिए वो चाहते थे शुरू में कि आतंकवादी तत्वों से निपटा जाए, लेकिन उन पर अमेरिकी सेना हावी हो, पाकिस्तान की सेना हावी हो गई, पाकिस्तान के आतंकवादी तत्व हावी हो गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना आतंकवाद के खिलाफ अपना रवैया बदलना पड़ा। बात पाकिस्तान की फौज और ISI तक सीमित रहती तब भी गनीमत थी। पाकिस्तान का रेडिकल समाज भी दुनिया के लिए दहशत का सबब रहा है। पाकिस्तानी मदरसों में बच्चों के दिमाग में जहर घोला जाता है। दारुल उल हरब को दारुल उल इस्लाम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस्लाम का परचम फहराने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसकी तस्वीरें जब तब सुर्खियां बटोरती रहती है। रेडिकल समाज की तस्दीक करती ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान के हिंसक और अराजक चेहरे को उजागर करती ये तस्वीरें इस्लामाबाद की लाल मस्जिद की बताई जा रही हैं। वीडियो में सैकड़ों बच्चियां और महिलाएं धार्मिक कपड़ों में नजर आ रही हैं। बच्चियों के सामने महिलाएं तलवार से एक पुतले का सिर कलम करती दिखाई पड़ती हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में कई छात्राएं धार्मिक कपड़ों में कतारबद्ध होकर नारे लगा रही हैं। दरअसल इस्लाम को बदनाम करने को लेकर पाकिस्तान में काफी कड़ा कानून है और इसमें मौत की सजा का प्रावधान भी है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन कानूनों का अफसर का निजी दुश्मनी साधने में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति नहीं है। यदि पारंपरिक युद्ध में किसी अपने पड़ोसी देश से पराजित हो जाता है और उससे इस पराजय से बचने के लिए वो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, पहली पहल कर सकता है, परमाणु बम के इस्तेमाल की पहल कर सकता है, तो यह पाकिस्तान की जो नीति है वो चिंताजनक है। यह केवल पाकिस्तान के हाई कमान पर निर्भर करता है, उन्हें कब और किस स्थिति में परमाणु हमला करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
भारत को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान से उसका हर पड़ोसी दुखी है। अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश सब पाकिस्तान से परेशान हैं। परमाणु हथियार के मामले में छठे नंबर का पाकिस्तान अपने पड़ोसियों अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश को छठी का दूध याद दिला रहा है। जी हां, पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। जानकारों की माने तो पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI गुपचुप तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ इस्लामिक स्टेट की मदद कर रही है। इसका मकसद अफगानिस्तान को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताकर अपने देश की अहमियत बढ़ाना है। अगर अफगानिस्तान में अशांति फैलेगी तो इसका सीधा फायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान ने आजादी के बाद के 75 साल में सबसे ज्यादा विदेशी पैसा अफगानिस्तान के नाम पर ही कमाया है। पहले सोवियत संघ की सेना को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए, मुजाहिदीनों को प्रशिक्षित करने के लिए और बाद में इन्हीं मुजाहिदीनों के बनाए तालिबान के खतरे से दुनिया को बचाने के लिए। तो पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को अमेरिका ने नजरअंदाज किया। आज फिर से अमेरिका उसी नीति पर वापस जाता हुआ लग रहा है। देखिए, अमेरिका ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का हमेशा समर्थन किया था, लेकिन अब पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है। माना जाता है कि इसमें अमेरिका की मदद ही मिली है। इस अमेरिकी मदद से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है। ईरान भी पाकिस्तान को अपना बड़ा दुश्मन मानता है। जानकार मानते हैं कि अफगानिस्तान की कमान तालिबान के हाथ में आने के बाद से ही ईरान आशंकित रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी ईरान परेशान है। बांग्लादेश में आए दिन सरकार के खिलाफ वहां की सड़कों पर जो आक्रोश फूटता है, उसके पीछे भी पाकिस्तान की भूमिका मानी जाती है। आम धारणा है कि विद्रोहियों को पाकिस्तान शह देता है और तो और पाकिस्तान हिंदुस्तान को अस्थिर करने से भी बाज नहीं आता। जंग में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान फेक करेंसी के माध्यम से हमारी इकोनॉमी को तबाह करने में लगा रहता है। इसके अलावा ड्रग्स के जरिए भी आतंक का ये आका भारतीय युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश में जुटा रहता है। ड्रोन के सहारे हथियार और नशे की खेप भेजना पाकिस्तान की फितरत बन चुकी है। कुल मिलाकर दुनिया भर में जहां भी आतंकी गतिविधियां होती हैं, उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान का कनेक्शन पाया जाता है। खराब आर्थिक हालत, राजनीतिक अस्थिरता और शिक्षा और जॉब के अभाव में तेजी से बढ़ती आबादी, साथ ही सेना का सत्ता पर अघोषित नियंत्रण ही पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।